एसी थ्री फेज मोटर प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन की बात करते हैं। तो इसमें जो आ जाएगा, यदि किसी अन्य विद्युत मोटर की अपेक्षा तीन फेज प्रेरण मोटर का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है, क्योंकि इस मोटर की संरचना आसान है, परिचालन में कठिनाई नहीं है, मूल्य कम है और बला घूर्ण व चालक के अभिलक्षण अच्छे हैं। प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर यह डीसी मोटर के समान सिद्धांत पर कार्य करती है, जो कि यह उपलब्ध है, जो कि यह है कि जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह बल पैदा करने की कोशिश करता है। फिर भी प्रेरण मोटर डीसी मोटर से भिन्न है। वास्तव में प्रेरण मोटर का रोटर विद्युत रूप से स्टेटर से जुड़ा नहीं होता है। जैसे स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र रोटर को लिंक करता है, तो परिणामित क्रिया द्वारा रोटर चालकों में बल उत्पन्न हो जाता है। चूँकि रोटर चालकों व चुंबकीय क्षेत्र जो स्टेटर धाराओं द्वारा उत्पन्न होता है के सापेक्ष गति के कारण मोटर जो रोटर है, रोटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, न कि सीधे प्रयोग से। इसलिए मोटर का नाम प्रेरण मोटर या इंडक्शन मोटर रखा जाता है। थ्री फेज प्रेरण मोटर को स्टेटर रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र वाले अल्टरनेटर के स्टेटर जैसा होता है। जैसा कि पूर्व में वर्णन किया गया है कि स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग द्वारा रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया जाता है। प्रेरण मोटर का रोटर या तो लघुपतित चालक वाला होता है, जो कि गिलहरी के पिंजरे के आकार का होता है, या तीन फेज वाइंडिंग वाला होता है, जो इस प्रकार की संरचना को हो जाती है कि यह बंद परिपथ में धारा प्रवाहित करने में सुविधा प्रदान करती है। कल्पना करें कि पिक्चर 1 की तरह प्रेरण मोटर का स्टेटर फील्ड क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। पिक्चर्स 1 के अनुसार रोटर की सापेक्ष गति वामावर्त दिशा में हो जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम को लागू करने पर रोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल धारा की दिशा पिक्चर 2 के अनुसार दर्शक की ओर, चूँकि रोटर चालकों का एक बिंदु परिपथ होता है, क्योंकि यह रोटर चालक दोनों ओर से लघुपथित होते हैं, इसलिए इन रोटर चालकों में एक लघुपथित ट्रांसफार्मर की द्वितीय की तरह धारा प्रवाहित होती है। पिक्चर्स में जो दिखाया गया है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर, और इसे बोला जाता है रिलेटिव मोशन ऑफ द मोटर। अब बात करते हैं मैक्सवेल। तो मैक्सवेल जो होता है, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू नियम के अनुसार पिक्चर 2 में धाराओं द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त दिशा में होगी। अब जैसा कि पिक्चर 3 में दिखाया गया है कि स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र व रोटर चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप परिणामी एक बल उत्पन्न होता है, जो रोटर फ्लक्स की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार रोटर लगातार स्टेटर की फ्रीक्वेंसी मतलब कि स्टेटर लगातार मतलब कि इस प्रकार रोटर लगातार स्टेटर की सिंक्रोनस गति का अनुसरण करते हुए उसी गति करते हुए, मतलब कि कहने का मतलब है कि आपका रोटर फ्लक्स की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार रोटर लगातार स्टेटर की सिंक्रोनस गति का अनुसरण करते हुए उसी दिशा में चलता रहता है। रोटर की गति स्टेटर में रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र की तुल्यकालिक गति से थोड़ी कम होती है। अब बात करते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर। तो इसमें जो आ जाएगा रिलेटिव मोशन ऑफ द रोटर, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर ये डायरेक्शन है, और इसमें यह फोर्स अप्लाई होता है, इस तरह का फोर्स यानी क्लॉकवाइज, और यह एक्चुअल रोटेशन ऑफ द रोटर। यदि रोटर की गति सिंक्रोनस गति के लगभग उच्च हो जाए तो स्टेटर के रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र की गति व रोटर के गति के बीच सापेक्ष गति कम हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप रोटर में कम विभवांतर बल उत्पन्न होगा। सैद्धांतिक रूप से यदि हम यह मान लें कि रोटर स्टेटर के रोटेटिंग चुंबकीय फ्लक्स की गति को प्राप्त कर ले, तो रोटर व स्टेटर के बीच सापेक्ष गति शून्य होगा।
तो स्टेटर में कोई विभवांतर बल व धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस प्रकार रोटर में कोई बलाघूर्ण भी नहीं होगा। अतः प्रेरण मोटर को रोटर कभी भी तुल्यकालिक चाल पर नहीं चल सकता। जैसा मोटर पर लोड डाला जाता है, रोटर की चाल यांत्रिक बल प्राप्त करने के लिए थोड़ा कम हो जाती है और सापेक्ष गति बढ़ जाती है। रोटर में उत्पन्न ईएमएफ व धारा भी बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बलाघूर्ण भी बढ़ जाता है। बात करते हैं टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर। स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की घूमने की दिशा सप्लाई के फेज सीक्वेंस पर निर्भर करती है। यदि स्टेटर में घूमने वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दी जाए तो रोटर में घूमने की दिशा भी बदल जाती है। इसलिए सप्लाई के फेज सीक्वेंस में बदलने के लिए मोटर स्टेटर से जुड़ी संयोजन लीड की कोई दो लीड आपस में बदल दी जाती है। तीन फेज स्टेटर द्वारा रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम थ्री फेज स्टेटर। प्रेरण मोटर का परिचालन स्टेटर में रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। प्रेरण मोटर के स्टेटर में तीन फेज वाइंडिंग परस्पर 120 डिग्री विद्युत पर रखी जाती है। यह कुंडल स्टेटर क्रोड पर इस प्रकार रखी जाती है कि इनके द्वारा नॉन सेलिएंट स्टेटर फील्ड पोल बनते हैं। जब स्टेटर को तीन फेज वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती क्षेत्र बनता है, वाइंडिंग के बीच बराबर अंतर के कारण व बराबर फेज अंतर के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संयुक्त रूप से एक ऐसा रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो स्थिर चाल में स्टेटर कोड के अंदर घूमता है। फ्लक्स यह परिणामी वेग रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है और इसकी गति तुल्यकालिक गति कहलाती है। सही अर्थों में रोटेटिंग क्षेत्र का स्थिर होना यह होता है कि एक चक्र में फेज धाराओं के क्रमानुसार क्षण प्रति क्षण दिशा बदलता है। पिक्चर 4A में एक सरल स्टार संयोजित तीन फेज स्टेटर वाइंडिंग दिखाई गई है। यह वाइंडिंग दो पोल प्रेरण मोटर के लिए दर्शाई गई है, जो पिक्चर 4 में तीन फेज वाइंडिंग की फेज धाराओं को दिखाया गया है, जिसमें फेज धाराओं परस्पर 120 डिग्री के अंतर पर है। तीनों धाराओं के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 60 डिग्री के अंतर से धारा के साइकिल में वृद्धि प्राप्त कर रहा है। पिक्चर 4 स्थिति में पिक्चर 1 फेज करंट IR शून्य है और कॉइल R शून्य फ्लक्स उत्पन्न करेगी। इस प्रकार करंट IV धनात्मक और IY ऋणात्मक है। पिक्चर 4B में 1 स्थिति पर तीन फेज वाइंडिंग में करंट की ताक्षणिक दिशाओं को पिक्चर 5 में स्थिति 1 पर दिखाया गया है। अब यह जो बात आता है आपका R फेज और Y फेज, ये है इस तरह से थ्री फेज वाइंडिंग द स्टेटर, और यह है साइनोसोडल वेव फ्रॉम थ्री फेज करेंट, और ये R करेंट है, रोटर करेंट, और यह इस तरह से दिखाया गया है YI, मतलब कि IY करेंट और IB करेंट, मतलब थ्री फेज का करंट है। रेड ब्लू येलो और रेड थ्री फेज का ये करंट है साइनसोइडल। यानी कि कहने का मतलब है कि जब फर्स्ट फेज IR फेज जब 1 से चालू होता है तो यह 7 तक मिलता है। उसी तरह से जो मतलब येलो फेज जो होता है वह क्या होता है, इस तरह से चालू होता है, और IB करंट इस तरह से चालू होता है। तो इसे साइनसोइडल वेव फ्रॉम ऑफ थ्री फेज करंट कहते हैं। अब सुविधा के लिए फेज करंट को पॉजिटिव करंट और पॉजिटिव चिन्ह द्वारा नेगेटिव करंट को बिंदु के चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है, जहां Y2 और B1 धनात्मक, Y1 और B2 को ऋणात्मक दिखाया गया है। मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू का नियम का उपयोग करते हुए पिक्चर 1 में इन धाराओं द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का परिणामी फ्लक्स दिखाया गया है। स्टेटर क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय ध्रुवों को तीर की दिशा में दर्शाया गया है। पिक्चर 5 में स्थिति 2 पर प्रारंभिक अवस्था से 60 डिग्री विद्युतीय आगे फेज करंट IB शून्य है और IR करंट धनात्मक और IY ऋणात्मक पिक्चर 5A में अब करंट का अवलोकन करने पर दिख रहा है। कुंडली के सिरों R1 और Y2 में करंट अंदर की ओर, कुंडली के सिरे R2 और Y1 से करंट बाहर की ओर आ रही है। इसलिए पिक्चर 5C में परिणामी चुंबकीय ध्रुव
स्टेटर कोड में नई स्थिति पर है। वास्तव में दो स्थिति 160 डिग्री पर घूम गई है। अब बात करते हैं पिक्चर 5 में। तो पोजीशन 1 है, यह मतलब नॉर्थ से साउथ पोल की ओर इस तरह से यह रोटेट करती है, इस तरह से जाती है। और यह हमारा Y1 है और Y2 फेज Y1 फेज Y2, और यह फेज B1 और फेज 2, और यहाँ पे R1 और R2 यानी कि रेड। इस स्थिति में पोजीशन 2 में क्या होता है कि हमारा यह Y1 और Y2 यहाँ पे दिखाया गया है, और B1 और B2 और R1 और R2, यानी कहने का मतलब है कि यह इस तरह का डायरेक्शन बनाता है। हमारा B1 और Y1 में यह करंट का रास्ता इस तरह से रोटेट करता है, और हमारा जो Y2 और B1 जो है इस तरह से करंट का डायरेक्शन बनाता है। उसी तरह से पिक्चर्स 2 में पोजीशन Y1 और Y2 जो है इस करंट डायरेक्शन का ये एंगल बनाता है, यानी इस दिशा में फ्लो करता है। कहने का मतलब है कि यह जो मेरा R1 और Y2 जो है यह क्लॉक दिशा में करंट फ्लो करता है, और यह हमारा Y1 और R2 जो होता है उसी डायरेक्शन, यानी कि यह जो हमारा है यह एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमता है। तो इस तरह से यह साउथ पोल और नॉर्थ पोल बनाती है, और यह नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, जो एरो चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। उसी तरह से पोजीशन 3 में दिखाया गया है R2 और B1। यह जो हमारा करंट जो है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और B2 और Y2 जो होता है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया गया है, वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया गया है। तो उस समय हमारा नॉर्थ से साउथ पोल की ओर डायरेक्शन, और हमारा पिक्चर 4 पोजीशन में यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और यह जो मेरा डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया गया है। तो यह नॉर्थ से साउथ इस डायरेक्शन में घूमेगा, यानी कि पिक्चर्स 5 में इसी तरह से दिखाया गया है। हमारा जो Y1 और R2 जो है यह हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया गया है, और Y2 और B2 जो है वह हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसी तरह से पिक्चर 6 जो है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और R1 और जो B2 है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसी तरह से पिक्चर 7 की बात करते हैं तो Y2 और B1 जो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और B2 और Y1 जो होता है वह हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो पिक्चर 7 पोजीशन दिखाया गया है। इसी समान मतलब इसी समान कारण का उपयोग करते हुए जैसा कि धारा की तरंग की स्थिति 3, 4, 5, 6 और 7 दिखाई गई है, प्रत्येक 60 डिग्री वैद्युत डिग्री आगे बढ़ने पर परिणामी स्टेटर फील्ड 60 डिग्री आगे घूम जाता है। पिक्चर 5 में दर्शाया गया कि स्थिति 1 और 7 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदाय वोल्टेज के प्रत्येक साइकिल में दो पोल और स्टेटर में क्रोड के अंतर परिधि में चुंबकीय क्षेत्र का एक चक्र पूरा करता है। उपरोक्त से स्पष्ट हो जाता है कि यदि एक स्टेटर में क्रोड 3 फेज स्थिर वाइंडिंग को 120 डिग्री के विद्युत फेज अंतर पर रखकर 3 फेज प्रदाय से जोड़ा जाए तो तीनों कॉइलों के द्वारा उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग होगा। उसी तरह से जिस चाल पर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है यह तुल्यकालिक चाल कहलाती है, और यह प्रदाय की आवृत्ति पोलों की संख्या पर निर्भर करता है जिसके लिए स्टेटर को कुंडलित किया जाता है ns यानी कि सिंक्रोनस स्पीड rpm में। और जो हमारा फार्मूला जो आता है इनका वह n बराबर जो होता है वह 120 f बटा p। यह स्पीड का सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला है। p स्टेटर में ध्रुवों की संख्या और f फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति।
अब बात करते हैं कि पिक्चर्स मतलब कि थ्री फेज गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर की संरचना, स्लिप चाल, रोटर आवृत्ति, ताप हानि और बल घूर्ण में संबंध। तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो थ्री फेज गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर की संरचना, स्लीप चाल, रोटर आवृत्ति, ताप हानि व बल घूर्ण में संबंध। रोटर संरचना जो होता है, रोटर संरचना के आधार पर तीन फेज प्रेरण मोटर का वर्गीकरण किया जाता है। इस आधार पर मुख्यतः दो प्रकार हैं: गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। गिलहरी पिंजरा मोटर को रोटर लघु परिपथ छड़ युक्त होता है, जबकि स्लिप रिंग मोटर को रोटर तीन वाइंडिंग युक्त होता है, जो या तो स्टार में जुड़ी होती है या तो फिर डेल्टा में। स्लिप रिंग मोटर की रोटर वाइंडिंग के सिरे स्लिप रिंग के माध्यम से बाहर निकलते होते हैं। स्लिप रिंग स्थिर ब्रूशों के साथ संपर्क में रहते हैं। इन दो प्रकार की प्रेरण मोटरों का विकास इस तथ्य से हुआ कि प्रेरण मोटर का बलाघूर्ण रोटर प्रतिरोध पर निर्भर करता है। रोटर प्रतिरोध उच्च होने से प्रारंभिक बलाघूर्ण भी उच्च प्राप्त होता है, परंतु हानियों को बढ़ने से वह कम दक्षता के कारण रनिंग बलाघूर्ण कम हो जाता है। परंतु कुछ विशेष प्रकार के लोड जिसमें प्रारंभ बलाघूर्ण उच्च रनिंग बलाघूर्ण पर्याप्त चाहिए, वहाँ रोटर प्रतिरोध स्टार्टिंग के समय उच्च परंतु रनिंग के समय निम्न रहना चाहिए। यदि रोटर परिपथ में प्रतिरोध स्थायी रूप से उच्च रखा जाए तो रोटर ताप हानियों अधिक होगी, परिणाम स्वरूप चाल कम होगी, वह दक्षता भी कम प्राप्त होगी। अतः यह सलाह दी जाती है कि परिचालन की अवस्था रोटर का प्रतिरोध कम रहना चाहिए। स्लिप रिंग मोटर में ये दो आवश्यकताएं पूरी करना संभव है, जिसमें प्रारंभ के समय बाहरी प्रतिरोध जोड़ा जाता है व रनिंग के समय इस प्रतिरोध को हटा लिया जाता है। यद्यपि यह गिलहरी पिंजरा मोटर में संभव नहीं है। ये दोनों आवश्यकताएं एक अन्य रोटर में प्राप्त की जा सकती है, जिन दोहरा गिलहरी पिंजरा रोटर कहते हैं। इस दोहरे पिंजरा रोटर में लघु पथित छड़ों के दो सेट डाले जाते हैं। स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग मोटर के स्टेटर और गिलहरी पिंजरा मोटर के स्टेटर में कोई अंतर नहीं होता है। प्रेरण मोटर का स्टेटर तीन फेज अल्टरनेटर के रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। मोटर के स्थिर भाग अर्थात स्टेटर में तीन फेज वाइंडिंग रखी जाती है, जो कि पटलित इस्पात कोड से बने खांचों में डली हुई होती है। यह स्टेटर ढलवा लोहे या इस्पात से बने फ्रेम में फिट होता है, जैसा पिक्चर 1 में दिखाया गया है। फेज वाइंडिंग परस्पर 120 डिग्री वैद्युत डिग्री के अंतर पर रखी जाती है और बाहर स्टार डेल्टा में संयोजित की जाती है, जो कि मोटर के फ्रेम में जुड़ा हुआ होता है। जब स्टेटर को तीन फेज वोल्टेज द्वारा अर्जित किया जाता है तो स्टेटर क्रोड में रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अब बात करते हैं इसके टर्मिनल बॉक्स। तो टर्मिनल बॉक्स ये है हमारा टर्मिनल बॉक्स, और ये है हमारा जो है आपका थ्री फेज वाइंडिंग लेमिनेशन स्टील कोर इसे बोलते हैं। ये आपका है लेमिनेशन स्टील कोर। और ये हमारा योक या इसको फ्रेम भी कह सकते हैं। अब गिलहरी पिंजरा मोटर का रोटर यानी रोटर ऑफ स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर प्रेरण मोटर को स्टेटर पिक्चर 2 में दिखाया गया है, जिसमें कोई वाइंडिंग नहीं है। यद्यपि यह बेलनाकार आकृति का इस्पात की पटलित कोड से बना रोटर होता है, जिसमें शाफ्ट के समांतर चालक छड़ी ऊपरी सतह से गड़ी हुई होती है। ये चालक छड़ें रोटर के क्रोड के दोनों सिरों पर एंड रिंग द्वारा लघु पथित की जाती है। बड़ी मशीनों में से ये चालक छड़ें एवं इंड रिंग कॉपर से बनी होती है, जो ब्रेज्ड या वेल्ड की हुई होती है। मतलब बड़ी मशीनों में ये चालक छड़ें एवं एंड रिंग कॉपर से बनी होती है, जो ब्रेंज या वेल्ड की हुई होती है, जैसा पिक्चर 3 में दिखाया गया है। छोटी मशीनों में चालक छड़ें और इन रिंग कई बार एल्युमिनियम से बने होते हैं, जो रोटर के क्रोड के साथ ढाले जाते हैं। रोटर घूमने वाला भाग पावर सप्लाई के साथ विद्युत रूप से नहीं जुड़ा होता है, परंतु स्टेटर में स्टेटर की ओर से ट्रांसफार्मर क्रिया के कारण वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है। इस कारण से कई बार स्टेटर को प्राथमिक और रोटर को मोटर की द्वितीयक के नाम से जाना जाता है,
चूँकि मोटर प्रेरण के सिद्धांत पर परिचालित होती है और स्टेटर की संरचना में छड़ एंड रिंग इस प्रकार नज़र आते हैं, जैसा कि पिंजरे में गिलहरी है, जैसे पिंजरे में गिलहरी, इसलिए इस मोटर को गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर कहते हैं, जो पिक्चर 3 में दिखाया गया है। यह पिक्चर 3 है। इसमें हमें जो दिया है इन रिंग्स, और इसे रोटर्स बार्स स्लाइटली स्कूड बोला जाता है। और यह डिटेक्ट व्यू ऑफ द स्क्वायरल केज मोटर रोटर बार है। यह रोटर बार, इसको रोटर बार कहा जाता है। यह इसको शॉर्ट किया जाता है। यह एक ब्राउज्ड या वेल्डिंग किया जाता है स्टील के द्वारा या एल्युमिनियम के द्वारा। रोटर्स को दिखाया गया है, इसे हम इन रिंग्स बोलते हैं, और इसे लेमिनेशन स्टील कोर बोला जाता है, और इसको कूलिंग फैन और इसको शाफ्ट बोला जाता है। ये रोटर बार्स बोला जाता है। अब बात करते हैं केज टाइप रोटर इन पार्ट सेक्शन शोइंग केज कास्ट एल्युमिनियम बार्स एंड इन रिंग्स। तो अब बात करते हैं रोटर छड़ें रोटर कोड से इंसुलेटेड नहीं होती है, क्योंकि छड़ों को उस धातु से बनाया जाता है जिसका प्रतिरोध कोड से कम होता है। इनके छड़ों में उत्पन्न धारा प्रवाहित होती है। यद्यपि छड़ें रोटर की शाफ्ट के समांतर में नहीं होता है, अपितु थोड़ी विसमित होती है। इसलिए किया जाता है कि रोटर फील्ड टॉर्क समरूप पैदा हो सके, रनिंग अथवा चुंबकीय शोर भी न उत्पन्न हो सके। अब बात करते हैं इंड शील्ड्स के। तो दो अंत आवरण, जिसे इंड शील्ड्स भी कहते हैं, का कार्य रोटर शाफ्ट को आधार देना। इस प्लेटों के साथ बियरिंग फिट किए होते हैं। प्लेट स्टेटर फ्रेम के साथ स्टड या बोल्टों के साथ कसी हुई होती है। अब बात करते हैं डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो रोटर संरचना, इसका कार्य रोटर कंस्ट्रक्शन एंड इट्स वर्किंग। इसमें चालक छड़ों के दो सेट होते हैं जिन्हें बाहरी व आंतरिक पिंजरा कहते हैं, जैसा पिक्चर 4 में दिखाया गया है। अब रोटर का बाहरी पिंजरा उच्च प्रतिरोध वाले धातु जैसे पीतल की छड़ से बना होता है। यह छड़ एंड रिंग द्वारा लघु पतित रहती है। आंतरिक पिंजरा निम्न प्रतिरोध वाले चालक जैसे ताम्र की छड़ों द्वारा बना होता है और इन रिंग द्वारा लघु पतित रहता है। बाहरी पिंजरा का प्रतिरोध उच्च और प्रतिघात कम होता है, जबकि आंतरिक पिंजरा का प्रतिरोध कम होता है, और परंतु रोटर क्रोड की गहराई में स्थित होने के कारण प्रतिरोध की अपेक्षा प्रतिघात अधिक होता है। अब बात करते हैं आउटर केज हैविंग हाई रेसिस्टेंस बार शाफ्ट, और इनर केज हैविंग लो रेसिस्टेंस बार्स, और इसे बोला जाता है रोटर ऑफ द डबल स्क्वायरल केज मोटर। अब स्टार्टिंग के समय बात करते हैं। स्टार्टिंग के समय रोटर आवृत्ति स्टेटर आवृत्ति के समान होता है, इसलिए आंतरिक पिंजरा का प्रेरणिक प्रतिघात अधिक होता है, जो धारा के प्रवाह में अधिक बाधा डालता है। इस प्रकार स्टार्टिंग में आंतरिक केज में बहुत कम करंट प्रवाहित होती है। स्टार्टिंग के समय रोटर धारा का अधिकतम भाग बाहरी रिंगों में से प्रवाहित होता है, जिसका शुद्ध प्रतिरोध अधिक होता है। इस उच्च प्रतिरोध के कारण यह उच्च स्टार्टिंग बलाघूर्ण उत्पन्न करने में योग्य होता है। जैसे जैसे रोटर की चाल बढ़ती जाएगी, रोटर आवृत्ति कम होने लगती है। निम्न आवृत्ति पर आंतरिक केज का प्रतिघात यानी एक्सएल बराबर 2 पाई FRL घटने लगता है, और इसके द्वारा उत्पन्न की गई कुल बाधा कम होने लगती है। और रोटर करेंट का अधिकतम भाग जब आंतरिक पिंजरा में से प्रवाहित होता है, जबकि बाहरी पिंजरा का प्रतिरोध अधिक हो जाता है। इस प्रकार पिंजरा का निम्न प्रतिरोध होने से यह बलाघूर्ण उत्पन्न करने में उत्तरदायी होता है, जो कि चाल को बनाए रखने के लिए प्राप्त होता है। पिक्चर 5 में दिए गए गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर का विस्तृत खुला रूप दिखाया गया है। यह हमारा फ्रंट इंड कवर है, स्टेटर है, ये रोटर है, ये बियरिंग है, ये शाफ्ट है, ये टर्मिनल कवर, और इसे बोला जाता है आपका मोटर फ्रेम, फैन ब्लेड्स, और ये आपका फ्रंट इंड कवर,
अब बात करते हैं कि यह पार्ट्स ऑफ थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, स्लिप व रोटर चाल। स्लिप और रोटर चाल की बात करते हैं तो हम पहले ही जान चुके हैं कि प्रेरण मोटर का रोटर रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही घूमता है, परंतु यह स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र की चाल के बराबर चाल पर नहीं चल सकता। यह केवल स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की चाल से कम चाल पर चलता है, ताकि रोटर चालक स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र को काट सके, जो इनमें विभवांतर बल उत्पन्न करता है। इससे रोटर द्वारा प्रभावित हो सके और रोटर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होकर टॉर्क उत्पन्न कर सके। अब बात करते हैं चाल जिस पर रोटर घूमता है, रोटर चाल कहलाती है। इस चाल को ही मोटर चाल कहते हैं। तुल्यकालिक चाल व रोटर की वास्तविक चाल के अंतर को स्लिप कहा जाता है। तुल्यकालिक चाल और रोटर की वास्तविक चाल के अंतर को स्लिप कहा जाता है। स्लिप चाल प्रति मिनट व चक्र की संख्या होती है, जो रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र रोटर चाल से लगातार पीछे रहती है। अब अंतर बराबर होता है जब स्लिप चाल को तुल्यकालिक चाल की भी के साथ दर्शाया जाता है, तो यह भिन्नात्मक स्लिप कहलाता है। इसलिए भिन्नात्मक स्लिप जो होता है वह सिंक्रोनस जो होता है सिंक्रोनस स्लिप माइनस रोटर स्लिप, सिंक्रोनस स्लिप माइनस रोटर स्लिप बटा सिंक्रोनस स्लिप। तो जब हम स्लिप परसेंट जब निकालेंगे तो सिंक्रोनस स्लिप और माइनस रोटर स्लिप बटा सिंक्रोनस स्लिप इंटू 100, जहाँ एनएस तुल्यकालिक चाल जो स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र की होती है, एनआर रोटर की वास्तविक घूर्णन आरपीएम में अधिकतर गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर की स्लिप 2 से 5% 2 से पूर्ण लोड क्षमता पर होती है। उदाहरण के लिए एक प्रेरण मोटर का स्टेटर 6 पोल का है और 50 हर्ट्ज की प्रदाय आवृत्ति से जुड़ा है। रोटर लोड पर 960 आरपीएम पर चल रहा है और मोटर की प्रतिशत स्लिप ज्ञात करें। दिया गया है पोल 6 है एनआर जो रोटर चाल है, रोटर जो आरपीएम है 960 आरपीएम, और एफ जो होता है एफ जिसको बोलते हैं प्रदाय आवृत्ति 50 हर्ट्ज, एनएस जो होता है तुल्यकालिक चाल, और एनएस का जो होता है 120 इंटू एफ बटा पी, यानी 120 इंटू पी यानी 120 इंटू 50 बटा 6, यानी कि हो जाएगा आपका 1000 आरपीएम। यानी कि इसे काट सकते हैं 2 तिहाई 6 और 25 दूना 50, 3 से कट जाएगा 3 चक 12, 25 चौका 100, 1000 आरपीएम। अब बात करते हैं स्लिप की, तो स्लिप बराबर होता है सिंक्रोनस स्लिप माइनस रोटर स्लिप बटा सिंक्रोनस स्लिप इंटू 100। तो हमारा जो स्लिप जो आया है सिंक्रोनस स्लिप वह 1000 माइनस रोटर स्लिप 196 बटा सिंक्रोनस स्लिप इंटू 100 यानी 4%। अब बात करते हैं रोटर में उत्पन्न वोल्टेज व इसकी आवृत्ति, जनरेटेड वोल्टेज इन द रोटर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे रोटर स्टेटर फ्लक्स को काटता है, रोटर चालकों में वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। उस वोल्टेज को ही रोटर वोल्टेज कहते हैं। इस रोटर वोल्टेज की आवृत्ति स्टेटर प्रदाय या आवृत्ति एफएस व स्लिप के गुणनफल को रोटर आवृत्ति कहते हैं। अतः रोटर वोल्टेज की आवृत्ति एफआर यानी रोटर जो फ्रीक्वेंसी होता है भिन्नात्मक सर्कन इंटू स्टेटर आवृत्ति, तो एन एस माइनस एन आर बटा एन एस इंटू एफ। अब बात करते हैं उपरोक्त विवेचन से हमें यह ज्ञात हुआ कि प्रारंभ के समय रोटर विश्राम अवस्था में होता है और स्लिप इकाई के तुल्य होती है, इसलिए रोटर आवृत्ति प्रदाय आवृत्ति के तुल्य होती है। जब मोटर उच्च चाल पर चलने लगती है तो स्लिप कम होने लगती है और रोटर आवृत्ति भी कम होती है। उदाहरण के लिए पिक्चर्स 1 में दिखाया गया है कि एक 3 फेज प्रेरण मोटर 4 पोल के लिए वाइंडिंग की गई है, तो 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा है। ज्ञात करें ए में सिंक्रोनस स्पीड और बी में जब स्लिप 4% प्रतिशत हो तो रोटर की गति ज्ञात करें, और सी रोटर की आवृत्ति। तो सिंक्रोनस स्पीड जो होता है इन्हें सिंक्रोनस स्पीड यानी 120 इंटू एफ बटा पी, तो 120 इंटू 50 बटा 4 यानी 1500 आरपीएम। अब बात करते हैं बी नंबर, तो रोटर की सिंक्रोनस स्पीड बराबर एन आर, तो प्रतिशत जो स्लिप जो होता है प्रतिशत स्लिप एन एस माइनस एन आर बटा एन एस इंटू 100। तो एन एस माइनस एन आर जो होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, ये सिंक्रोनस स्पीड बटा परसेंटेज ऑफ स्लिप इंटू 100 इंटू 100। तो इसका जो आ जाएगा एन आर रोटर
स्पीड रोटर स्पीड इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड माइनस सिंक्रोनस स्पीड इंटू परसेंटेज स्लिप बटा 100। तो हमारा ये सिंक्रोनस स्पीड जो दिया हुआ है 1500 माइनस 1500 इंटू 4/100, यानी कि यह जो हो जाएगा 1440 आरपीएम। तो इसमें जो आता कैसे है, तो ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा, और 1500 में जब 60 को हटाया जाएगा तो 1440 आरपीएम आ जाएगा। तो रोटर आवृत्ति की बात करें, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है स्लिप इंटू स्टेटर आवृत्ति, यानी कि एन एस माइनस एन आर बटा एन एस इंटू एफ। तो आ जाएगा हमारा और जो सिंक्रोनस जो सिंक्रोनस आरपीएम हो जाएगा वह एन एस 1500, और रोटर जो आरपीएम हो जाएगा, रोटर का जो आरपीएम हो जाएगा 1440 इंटू 50 बटा 1500। तो ये हमारा आ जाएगा 2 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी। अब ये आया कैसे, तो हम यानी कि 60 इंटू 50 यानी 2 जीरो से ये दोनों कट जाएगा, और यह 5×3 15 और 3 दूना 6 यानी 2 हर्ट्ज आ जाएगा आंसर। अब बात करते हैं 12 पोल 3 फेज अल्टरनेटर 500 आरपीएम पर चल रहा है और एक 8 पोल 3 फेज प्रेरण मोटर को शक्ति प्रदान कर रहा है। यदि मोटर की फुल लोड पर स्लिप 3% है तो मोटर की फुल लोड पर चाल ज्ञात करें। तो एनआर यानी सिंक्रोनस, इसको मतलब रोटर आरपीएम मोटर की वास्तविक चाल, और पर्याय आवृत्ति यानी अल्टरनेटर की आवृत्ति चाल, मतलब अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं पर्याय आवृत्ति। तो एफ जो हो जाएगा एफ 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 यानी कि आपका 12 इंटू 500 बटा 120 यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो इसमें प्रेरण मोटर की सिंक्रोनस स्पीड एन एस है, और 120 इंटू 50 यानी कि जो हमारा आरपीएम जो आ जाएगा वह 2 चक 8 और 2 से 25, 4 तिहाई 12, 25 तिहाई 75, 750 आरपीएम। इसी तरह से स्लिप निकालेंगे तो स्लिप परसेंटेज बराबर होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्लिप बटा सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100 बराबर 3। अब हम जब बात करेंगे तो 750 माइनस रोटर्स जो आरपीएम बटा 750 सिंक्रोनस आरपीएम इंटू 100 बराबर 3। 750 माइनस रोटर आरपीएम 3 इंटू 750 यानी 100 यानी 225 यानी 22.5। तो 22.5 तो रोटर का आरपीएम 725.5 आरपीएम। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे तो 400 वोल्टेज 3 फेज 8 वोल्ट 50 हर्ट्ज गिलहरी पिंजरा मोटर की फुल लोड पर रेटेड स्पीड 720 आरपीएम है। तो ज्ञात करना है सिंक्रोनस स्पीड, रेटेड लोड पर रोटर स्लिप और रेटेड लोड पर प्रतिशत स्लिप। अब उसके बाद बात करेंगे स्टार्टिंग के समय मतलब क्षणिक प्रतिशत स्लिप, रेटेड लोड पर रोटर आवृत्ति। उसके बाद बात करेंगे हम लोग स्टार्टिंग के समय क्षणिक रोटर आवृत्ति। तो ये बात करते हुए हम करेंगे कि जो ए नंबर जो होता है, तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड एन एस बराबर 120 इंटू एफ बटा पी यानी 120 इंटू पी बटा 8 यानी 8 फोल, और मेरा ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो 2 चक 8 25 और 4 तिहाई 12, 25 तिहाई 75, 750 आरपीएम। तो रेटेड लोड पर स्लिप 750 माइनस 720 बराबर 30 आरपीएम। अब बात करते हैं रेटेड लोड पर प्रतिशत स्लिप 30 इंटू 100 बाई 750 यानी कि 4%। तो 0 से हम आपको काट देंगे, 0 से 0 काट दिए, तो हम 5 से, या इसको ऐसे भी काट सकते हैं, यानी कि 25 चौका 100, 25 तिहाई 75। तो हम इसे 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, और ये 0 से ये 0 और 25 तिहाई 75,
तो 3 यानी 4% आ जाएगा इसका रेटेड लोड प्रतिशत स्लिप। उसी तरह से बात करेंगे तो स्टार्टिंग के समय क्षणिक चाल 0 है और इसलिए प्रतिशत स्लिप 100% होगी। तो रेटेड लोड पर रोटर जो फ्रीक्वेंसी जो होगा, तो जो फ्रीक्वेंसी इंटू परसेंटेज स्लिप बटा 100 यानी 50 इंटू 400 2 हर्ट्स। तो एफ में जब इसको निकालना है, प्रारंभ के क्षणों में स्लिप 100% है, इसलिए इस क्षण रोटर आवृत्ति स्टेटर आवृत्ति के तुल्य होगी। एफ आर एट स्टार्टिंग एफ बराबर 50 हर्ट्स। तो रोटर कॉपर लॉसेस बराबर होता है रोटर ताप हानियों व शक्ति हानियाँ होती है जो रोटर में रोटर करंट व रोटर प्रतिरोधक के कारण होती है। गिलहरी पिंजरा मोटर में रोटर प्रतिरोध हमेशा स्थिर होता है और रोटर करंट स्लिप परिणामन अनुपात जो स्टेटर व रोटर वोल्टेज के अनुपात होता है। मतलब कि रोटर करंट स्लिप परिणामन अनुपात जो स्टेटर व रोटर वोल्टेज का अनुपात होता है और रोटर परिपथ के प्रेरणिक प्रतिघात पर निर्भर करता है। तो टी मोटर द्वारा विकसित टॉर्क, पी आर रोटर में विकसित हुई शक्ति और पी एम जो होता है यांत्रिक शक्ति के रूप में परिवर्ती हुई रोटर में शक्ति, एन एस जो होता है सिंक्रोनस गति आरपीएम में और एन आर रोटर की गति इन आरपीएम में, और पी आर जो होता है रोटर का पावर जिसको कह सकते हैं 2π/ns इंटू टी वाट्स, यानी रोटर का पावर का फॉर्मूला हम इसे याद कर लेंगे। रोटर का जो पावर हो जाएगा वह 2π/ns टी वाट्स, यानी पीएम जो हो जाएगा मोटर का पावर, तो 2π/nr टी वाट्स। अब पी आर माइनस पीएम के बीच अंतर को रोटर और ताप हानि माने। पी आर माइनस पीएम बराबर रोटर का ताम्र हानि। अब रोटर कॉपर हानि 2π/t इंटू एन एस माइनस एन आर। तो रोटर कॉपर लॉसेस बराबर 2π/t बराबर एन एस माइनस एन आर। रोटर कॉपर लॉस 2π/ns/t बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। तो भिन्नात्मक स्लिप। अब बात करते हैं रोटर ताप हानि बराबर भिन्नात्मक स्लिप इंटू रोटर का इनपुट शक्ति यानी एस इंटू 2π/ns/t। अब बात करते हैं टॉर्क जो होता है प्रेरण मोटर को उत्पन्न बल घूर्ण लगभग डीसी मोटर के समान होती है। डीसी मोटर में बल घूर्ण प्रति पोल फ्लक्स आर्मेचर धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसी प्रकार प्रेरण मोटर में बल घूर्ण स्टेटर फ्लक्स प्रति पोल रोटर धारा और रोटर शक्ति गुणक के भी समानुपाती होता है। इस प्रकार हमारे पास बलाघूर्ण समानुपाती बराबर स्टेटर फ्लक्स इंटू रोटर धारा रोटर शक्ति गुणक माना E1 प्रदाय वोल्टेज 5 स्टेटर फ्लक्स है जो E1 के समानुपाती एस भिन्नात्मक सर्कन है। R2 रोटर का प्रतिरोध है और X2 प्रारंभ के समय स्थिर अवस्था में रोटर का प्रेरणिक प्रतिघात SX2 रोटर प्रेरणिक प्रतिघात के भिन्नात्मक सर्कन पर एस के परिणमत अनुपात जो स्टेटर रोटर के बीच का अनुपात। बात करते हैं E2 रोटर में उत्पन्न विभवांतर बल जो SK1 के तुल्य है। IT रोटर करंट कॉस थीटा रोटर शक्ति गुणक J2 रोटर प्रतिबाधा। अब बात करते हैं कि हम गणितीय विधि से निम्नलिखित अंतिम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। T प्रोपोर्शनल फाई I2 कॉस थीटा, इसको निम्न सूत्र द्वारा रख सकते हैं। तो T प्रोपोर्शनल जो होता है SK1 के स्क्वायर R2 बटा R स्क्वायर 2 R2 के स्क्वायर प्लस S2 इंटू X2 के स्क्वायर। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है रोटर कॉपर लॉसेस बटा फ्रैक्शनल लॉसेस। तो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है R2 बटा R2 के स्क्वायर प्लस X2 के स्क्वायर एज ए फ्रैक्शनल स्लिप। S बराबर जो हो जाएगा हमारा X2 रोटर का प्रारंभ के समय स्थिर अवस्था में प्रेरणिक प्रतिघात व इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसी तरह से जब हम बात करते हैं मोटर की बलाघूर्ण, तो मोटर टॉर्क कैलकुलेशन, चूंकि प्रेरण मोटर में स्टेटर फ्लक्स व रोटर में प्रेरित करंट को आसानी से मापा नहीं जा सकता, इसलिए बलाघूर्ण समीकरण T बराबर K फाई एस आई आर कॉस थीटा आर व्यवहारिक समीकरण नहीं है जिससे मोटर का बलाघूर्ण ज्ञात किया जा सके। इसलिए अतिरिक्त पूर्ण वर्णित प्रोनी ब्रेक टॉर्क समीकरण का उपयोग किया जा सकता है। इससे मोटर को निर्गत शक्ति व चक्र प्रति मिनट ज्ञात कर सकते हैं।
तो निर्गत शक्ति जो होता है वाट में 2 पाई इंटू टॉर्क इंटू रेवोल्यूशन पर मिनट बटा 60। तो बला गुण जो न्यूटन मीटर में 60 इंटू आउटपुट वाट्स बटा 2 पाई इंटू रेवोल्यूशन पर मिनट। अब बात आता है 9.55 इंटू आउटपुट वाट्स में बटा रेवोल्यूशन पर मिनट। तो हम इसमें बात करेंगे मोटर की शक्ति को ब्रिटिश हॉर्स पावर एचपी में भी व्यक्त किया जाता है। इसके संदर्भ में आउटपुट अश्व शक्ति को वाट में व्यक्त करने के लिए 740 यानी कि एच एच पी बराबर 740 वाट से गुना किया जाता है। जब मोटर शक्ति को मैट्रिक्स अश्व शक्ति में व्यक्त करना होता है तो वाट में आउटपुट शक्ति को दर्शाने के लिए 735.6 गुना किया जाता है। वन मैट्रिक्स अश्व शक्ति जो होता है 735.6 वाट। तो उदाहरण के लिए हम बात करेंगे 5 HP की लड़ी पिंजरा मोटर 1440 RPM पर घूम रही है, तो मोटर के द्वारा उत्पन्न वाला गुण न्यूटन मीटर से व्यक्त कीजिए। तो माना कि यह मैट्रिक अशक्ति किसी जिसकी आउटपुट शक्ति वाट में है HP इंटू 735.5 5 इंटू 735.5 बराबर 36775 वाट्स। तो टॉर्क न्यूटन्स मीटर में जो हमारा आएगा 60 इंटू 3677.5 बटा 2 इंटू 3.14 इंटू 1440 यानी कि 24.n न्यूटन्स मीटर।